गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। उम्मीद यही है कि आप घरों में बैठे हैं और कॉन्शियसली ये फैसला करे बैठे हैं कि घर से किसी गैर ज़रूरी काम के लिए नहीं निकलेंगे। इसके साथ आपको बताती चलूँ नाज़रीन कि एक सर्वे कंडक्ट हुआ है पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। 15 मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये डिटेल्ड एक सर्वे किया गया है, जिससे मालूम ये पड़ा है कि 80% से ज़्यादा मसाजिद जो हैं पंजाब में और फेडरल कैपिटल में, इन्होंने वो SOPs एहतियाती तदाबीर सिरे से इम्प्लीमेंट ही नहीं की जो हुकूमत वक्त और उलमा इकराम के दरमियान तय पाई थी। अब ऑफ कोर्स इसका क्या मतलब है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये तो आप बेहतर समझते होंगे, क्योंकि हमारी ट्रैजेक्टरी ऐसी है कि वो फ्लैटन आउट होने का नाम ही नहीं ले रही। हम पीक और पीक और पीक की तरफ ही जाते चले जा रहे हैं। और एक ऐसी सूरत हाल में जिधर वसाइल कम हैं, इतना ज़्यादा बोझ हमारा हेल्थ केयर सेक्टर नहीं बर्दाश्त कर सकता, और हमारे पास टेस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं है जो हम कंडक्ट कर सकें ऑन ए डेली बेसिस, लोगों के कॉन्टैक्ट्स को हम फॉलो कर सकें। अगर कोई पॉजिटिव आ जाए, हम ये कर रहे हैं। बदकिस्मती से इसका जवाब नफ़ी में है। मगर आज खुशामदीद कहेंगे दो बड़े मंजे हुए सियासतदानों को, जो बड़ा एक तगड़ी हैसियत रखते हैं अपनी जमातों में भी, बड़ी सेन बातें करते हैं, बड़ा लॉजिकली और फुल ऑफ कंटेंट अपने दलील पेश करते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं, और मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं PMLN की जानिब से। और आज इंक्लूड करेंगे एहसन इकबाल साहब समेत बहुत से हिज़्ब इख्तिलाफ की शख्सियात जो क्वेश्चन कर रही हैं जनरल आसिम बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट को। जैसे एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया कि कोई भी लीगल एक्सपर्ट क्या ये बात समझा सकता है कि एक सरकारी मुलाजिम सियासत में मुलव्विस हो सकता है या हिस्सा ले सकता है, या उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है एक पॉलिटिकल ऑफिस के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, अगर वो लैप्स ना किए गए हों जिस तरह आपका आइन कहता है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। सो ये बात आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोवर्शियल भी हो रही है, ऑफ कोर्स, बिकॉज फवाद चौधरी साहब भी इस अहम मनसब पे बराजमान रह चुके हैं, समझते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और शायद अब ये भी बेहतर समझते हों कि इधर से अगर हटा दिया जाए तो कहाँ कहाँ कोताही या कमी पेश आ जाती है। विदाउट फर्दर डू आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो मैंने न्यूजीलैंड की मिसाल भी दी, फिर इस कोट भी किया है एक सर्वे को भी। बदकिस्मती से अक्रॉस द कंट्री और पंजाब में बिलखसूस 80% से जायद हम देख रहे हैं कि SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। बल्कि अगर मैं ज़रा से और फैक्ट्स और फिगर्स कोट करूँ तो ये बताया गया 96% जो ऑब्जर्व्ड मसाजिद थी, उधर लोग जो है शाना बशाना खड़े होके बाहर पेवमेंट्स के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे। 89% ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। बिसाइड 72% और 69% जो मसाजिद ऑब्जर्व की गई, उधर कोई भी 6 फीट का फासला नहीं रखा गया था जिस तरह SOPs में कहा गया। वजू भी लोग मस्जिद में ही आके कर रहे थे, ना कि घर से करके आ रहे थे। सो इट्स अ वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट। एंड देन यू हैव न्यूजीलैंड इन फ्रंट ऑफ यू, जिसने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और कर्फ्यू किया, और अब पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर तस्करे हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के तस्करे हो रहे हैं, हुकूमत के, और अपलॉड किया जा रहा है, एंड जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता वापस बहाल हो रही है। हमसे कहाँ कोताही हो रही है? मेरा ख्याल कोताही तो स्टार्ट प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और वो तो इनफैक्ट ही ओन्स दैट थिंग। अभी 2-4 दिन पहले भी उन्होंने ये कहा कि सिंध के वजीर आला डर गए थे और उन्होंने डर के लॉकडाउन किया। मतलब एज इफ कि पूरी दुनिया में वजीर आला सिंध वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया। एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब दिस वाज द स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस किया गया था कंसिस्टेंटली बाय ऑल द कंट्रीज। और हमने जो मुड़ के अगर हम देखते हैं तो पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे या किसी को भी पूछेंगे कि हमने ना अचीव किया लॉकडाउन, और अपना बिजनेस भी खराब किया, अपनी पर्सनल फ्रीडम को भी खराब किया, और तमाम इट वाज हार्डली अ लॉकडाउन बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर नेवर ओन दैट, नेवर बिलीव्ड इन दैट लॉकडाउन। बड़े बड़े रस्तू भी बैठे हुए हैं उनके साथ, राइट लेफ्ट सेंटर बैठे होते हैं, हर रोज बड़ी बड़ी मीटिंगें भी होती हैं, और वो जो अक्ले कुल अपने आप को सब समझते हैं कि जी क्या तरीकेकार है। भाई सारी दुनिया जो फॉलो कर रही है, जो बाकी 55 मुस्लिम ममालिक फॉलो कर रहे हैं मसाजिद के हवाले से, हम वो क्यों नहीं कर सकते थे? और बाय द वे मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ, आज चौथा रोजा था। आई होप आई एम रॉन्ग, बट इट विल ओनली गेट वर्स, बिकॉज वो जो प्रिकॉशन लेना था, जो फर्स्ट डे मुजाहरा जिसका ज्यादा होना चाहिए था, फर्स्ट फ्यू डेज, अगर वो फर्स्ट फ्यू डेज नहीं हुआ तो इट विल गेट कैजुअल एज वी गो अलोंग दूसरे रोजों को। और फिर आपको पता है कि फ्रॉम अ मुस्लिम स्टैंड पॉइंट वो जो आगे जाके रोजे होते हैं उसमें दुआओं के हवाले से, खासतौर पर लास्ट अशरे में, तो उस वक्त आप कैसे कोई चीज करेंगे, मुश्किल से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी, हमने
दोनों चीजें लूज कर दी हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी बुरा हाल कर लिया अपना, लॉकडाउन भी नहीं किया, प्रैक्टिकली कोई लॉकडाउन नहीं किया। देयर इज नो लॉकडाउन इन द कंट्री एज सच। वो स्मार्ट लॉकडाउन, पता नहीं क्या क्या टर्म, भाई दुनिया को क्यों नहीं फॉलो करते? हम कहां से अरस्तु पैदा करने शुरू कर दिए कि सिर्फ हमें ही आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस दैट वी आर इन। फवाद चौधरी साहब, आपका क्या रद्द अमल होगा इस पे? आप आई मीन यू नो, चाहे ईद का चांद हो, आपने हमेशा रीजन की बात की है कि भाई अब ये साइंटिफिकली इन चीजों को होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, बड़ा लॉजिकली काम करना है। इफ ever there was a need for logic and practicality, it was during this time, कोविड के अंदर, कि भाई आप ना रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स और उलेमा के प्रेशर में आए, आप वो काम करें जिससे जिंदगी, जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है। नहीं, बिल्कुल बात तो सही है। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा न्यूजीलैंड की मिसाल पाकिस्तान पे अप्लाई करना थोड़ा इसलिए मुश्किल है कि टोटल पॉपुलेशन 4.8 मिलियन है। अब 48 लाख तो हमारा तो कोई छोटा सा जो शहर है वही 48 लाख का है। तो जिस किस्म का लॉकडाउन या जिस किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस तरह की पाकिस्तान में या इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में होना तो बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जो जुबैर साहब जो बात कर रहे हैं, मसला पाकिस्तान में ये है फ्रेंकली कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर इसके ऊपर कोई एक ओपिनियन नहीं है। अब जुबैर साहब ने जो सारी गुफ्तगू की है, शहबाज शरीफ साहब वो गुफ्तगू नहीं करते हैं, और वो राना सनाउल्लाह हों, शहबाज शरीफ हों, एहसन इकबाल हों, वो उनका जो अगर आप नुक्ता नज़र सुनेंगी मसाजिद के ऊपर लॉकडाउन के हवाले से, वो जुबैर साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और राना सनाउल्लाह साहब तो खुद टीवी के ऊपर वो पहले PMLN के जिन्होंने कहा था कि कभी भी मसाजिद के ऊपर जो है वो बैन नहीं लगाया जा सकता और आपको नहीं लगाना चाहिए। सो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जिसके ऊपर एक यूनानिमिटी चाहिए। जिस तरह की APS के बाद पाकिस्तान में हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था और जिस किस्म की आपको एक यूनानिमिटी चाहिए थी, इसके ऊपर उस तरह की यूनानिमिटी आपको चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं मिलती है। इंश्योर करने की कोशिश की है आपकी हुकूमत ने? या तो आपने मिल बैठ के इन सबको कहा हो कि भाई ये सख्त फैसला है, इसका रद्द अमल बड़ा सख्त आ सकता है, उलमा इकराम की तरफ से, कौम भी जज्बाती है, मजहबी इशू है, सेंसिटिव है, तो चलिए सब मिल बैठ के इसके ऊपर एक मुत्तफिक फैसला करते हैं जिसको चैलेंज ना किया जा सके। डिड यू ट्राई टू डू दैट फवाद साहब? पार्लिमानी जो पार्टी बनी है, ग्रुप बना है, जो मिलता है, जो बात करता है, वो इसीलिए मिला है, वो यूनानिमिटी नहीं ला सका। और इसीलिए हुकूमत ने फिर ये फैसला किया कि प्रोविंसेस अपनी अपनी जो इलाके हैं, अपना जो एरिया है, उसमें वो अपनी लोकल सूरत हाल को सामने रखें और उसके बाद वो उसको अमल दरामद करे। मेरा ख्याल है कि इसको यकीनन अमल दरामद होना चाहिए और चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। बट ये कहना कि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत बुरी है, मतलब ठीक है पॉइंट, बिकॉज देखें ना, अब इधर सूबों और वफाक में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या लैक ऑफ लीडरशिप के हवाले से बड़ा तस्करा हो रहा है, जिसकी वजह से 18वीं तरमीम के ऊपर भी बहस एक दफा फिर छिड़ गई है। और बड़े मैं वोकल हैं आपके कॉलीग्स भी, इंक्लूडिंग योर लॉ डिवीजन एज वेल, जिनसे मेरी कल भी बात हुई है। इसके ऊपर गुफ्तगू शनीद हो रही है, बहस हो रही है, बात हो रही है खुल के कि इसको रिविजिट अप करने की जरूरत है। वाई स्पेसिफिकली, अगर मैं आपको कोरोना के हवाले से तस्करा करने को कहूँ तो क्यों 18वीं तरमीम को रिविजिट करने की जरूरत है? कौन से लूप होल्स नजर आप पर आए हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा नहीं ख्याल इतनी सीरियस डिस्कशन हो रही है जितनी आप बता रही हैं। और पर्सनल ओपिनियन ज़रूर है। पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसमें 18वीं, 19वीं, 20वीं तरमीम में गुफ्तगू की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन 2-3 बातों के ऊपर बड़ी क्लियर बात है। पहली बात तो यह है कि सूबों को जो अख्तियार मिले हैं, डेवोल्यूशन हुई है, उसके ऊपर किसी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर ये एक बिल्कुल फंडामेंटल ओपिनियन है आप कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स इंपॉर्टेंट है। और हम तो बल्कि जो PTI है, हम तो आर्टिकल 140A इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि आपको सूबों को चाहिए कि मजीद पावर्स को डिवॉल्व करें डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, तहसीलों के ऊपर, जो नहीं हुआ। हम तो फर्दर डेवोल्यूशन के हामी हैं। दूसरी बात यह है कि जो इसमें कोऑर्डिनेशन की बात नहीं, मुझे नहीं लगता, ये भी इट्स मोर ऑफ अ मीडिया इशू कोऑर्डिनेशन का। दुनिया में जहां जहां जमहूरियत है वहां वो अपनी अपनी, ये कोई इतना सादा मसला तो नहीं है, ओपिनियंस है। मसला अमेरिका की जो 18 स्टेट्स हैं
उनके जो गवर्नर्स हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को फॉलो नहीं कर रहे, वो अपनी लोकल, और न्यूयॉर्क के तो मेयर और गवर्नर की भी कोई बात आपस में नहीं मिल रही। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि जहां पे ये कोई एक डिक्टेटोरियल रजीम में तो है नहीं। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनके अपने व्यूज होंगे, वो अपने व्यूज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की आजाद से डिस्कस नहीं किया जा रहा। लेट मी क्विकली बिफोर अ ब्रेक मोहम्मद जुबैर साहब का भी व्यू इस पे ले लूं। जुबैर, डू यू थिंक कि ये जी मैं देखें, एक फवाद खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी बातों को। एक तरफ कह रहे हैं कि जी वो हमने कोशिश की थी कंसेंसस क्रिएट करने का तरीकेकार क्या होता है। खुद इन्होंने एग्जांपल दी एपीसी की, खुद इन्होंने दी, और वो बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जी 16 दिसंबर 2014 को हमला हुआ पेशावर में, और 24 दिसंबर 8 दिन के अंदर अंदर उस वक्त की हुकूमत ने तमाम पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ बैठ के 20 पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान भी मुरतब कर लिया, और रात को 11 बजे प्राइम मिनिस्टर ने खिताब भी कर दिया और सबने साइन ऑफ भी कर दिया। खुद उसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या है। न्यूयॉर्क की एग्जाम्पल दे रहे हैं और लंदन की एग्जाम्पल दे रहे हैं। भाई इसकी जरूरत थी, अगर आप समझते हैं, आपने बिल्कुल महर सही पॉइंट किया था, जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उसमें अगर आप अगर प्रेसिडेंट अलवी ही चले, इमरान खान तो कभी बुलाएंगे नहीं, प्रेसिडेंट अलवी सबको बुला लेते, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और उलमा इकराम के साथ बैठते, सो एक कंसेंसस होता और सबकी ओनरशिप होती। ओनरशिप किस चीज पर होती? सिर्फ मसाजिद के हवाले से नहीं होती, इस वबा को रोकने या ना रोकने के हवाले से भी ब्लेम गेम नहीं होता। आज मैं यार फवाद चौधरी बैठ के ये नहीं कह रहे होते कि जी इससे असर होता है। मेरा तो बड़ा सिंपल सा व्यू है महर, अगर तो हम समझते हैं, अगर तो पीटीआई समझता है कि इस वबा का असर ऐसा होता है कि एक शख्स से दूसरे शख्स पर होता है, तो एयरबाई का ऑफिस इस वक्त बंद ना होता इस्लामाबाद में, और वो मुझे और लेने दे अल्लाह ना करे खाक में बदहान। अगर इधर गैर मामूली नंबर्स हम बात के आना शुरू हो गए और पॉजिटिव के, तो फिर वफाक बैठ के या कोई भी बैठ के कोर्ट नहीं कर सकता राना सनाउल्लाह को या फलाने ढमकाने को कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। मुझे इधर उधर की बात ना कर, बता काफला। सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने ये कहा, भाई देखें, अगर आप इंडिविजुअली किसी की ओपिनियन लेंगे, व्हाई डू यू सीक कंसेंसस? की बात करके जनाब वाला और काबीना ने फैसला किया है कि जो रिपोर्ट है चीनी की रिपोर्ट है, और उसको 3 हफ्ते और एक्सटेंड कर देंगे, और इन द मीन टाइम हो क्या रहा है ये आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मैं ज़्यादा देर इस पे तबसरा करना नहीं चाहती क्योंकि ज़्यादा अहम इशूज़ भी अभी गो थ्रू करने के लिए, मगर जुबैर साहब, एहसन इकबाल समेत आपकी लीडरशिप, हिज़्ब इख्तिलाफ में दीगर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जनरल आसिम बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट को, क्यों कर ये किया जा रहा है, और इसमें आपको कबाहत क्या लगती है कि अगर स्ट्रैटेजी के हवाले से एक एक्सपीरियंस्ड साबिक 3 स्टार जनरल को उनकी मदद ली जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, एक तो ये है कि हम बहुत खुश हैं शिबली फराज की अपॉइंटमेंट से। ही इज रियली वो पीटीआई के ओरिजिनल जो फेसेस हैं उनमें से शामिल है, और एक पॉलिटिकल फेस है। और मैं तो बल्कि महर एक चीज कहता हूँ कि शिबली फराज तो इस चक्कर में बन गए मिनिस्टर, चूंकि जनरल आसिम बाजवा को बनाना था स्पेशल असिस्टेंट, तो उस पर शायद एतराज हुआ हो कि जी ये तो बहुत ही एक रिएक्शन होगा, तो उसको बैलेंस ऑफ करने के लिए उनको एक एज अ फिगर हेड बिठा दिया है। बट वी ऑल नो हु विल रन द मिनिस्ट्री एंड हु विल सेट द नैरेटिव, और किसकी बात सुनी जाएगी, और ये फिर चंद आने वाले महीनों में ये फ्रिक्शन फिर उठ के सामने आएगी। ये तीसरे इंफॉर्मेशन में चेंजेस हैं, बट यही थी जिसका जुबैर तज़किरा कर रहे हैं। और साथ फवाद ये भी बताइएगा कि अब आप पे कौसा इलेक्टेड गवर्नमेंट का भी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा गिला शिकवा हो रहा है। आई मीन लुक एट ऑल द की अपॉइंटमेंट्स, हफीज शेख, रजाक दाऊद, रजा बाकर, सानिया निश्तर, जफर मिर्जा, नाउ आसिम बाजवा साहब, वैसे भी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर जाशा गोके इलेक्टेड, बट स्टिल द क्वार्टर्स ही रिप्रेजेंट्स पीपल टॉक अबाउट। तो क्या कोई सिविलियन किसी भी वजारत का अहल नहीं हो सकता? ये फवाद चौधरी जो है, अच्छा आप फवाद चौधरी से पूछ आपने नाम लिए हैं, वो तो सारे सिविलियन नाम है। आई मीन उनमें कोई जो है वो जर्नल शामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब एक दफा फौज से आप रिटायर हो गए तो आप सिविलियन बन गए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मसलन अगर इसका आपकी अगर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ली जाए तो उसका मतलब तो यह है कि जो बंदे ने एक दफा जिंदगी में फौज में सर्व कर लिया है वो डिस्क्वालीफाई हो गया किसी सिविल ओहदे के लिए। ऐसा नहीं है। और PMLN में अगर जनरल कादर बलोच साहब आ जाए तो वो तो जो है वो लीगल है,
और अगर जनरल आसिम बाजवा आ जाते हैं तो इलीगल हो जाता है। देखिए ये तो पॉलिटिक्स है ना, ये तो हमें इन्होंने एक जो है चले के तनकीद अनलेस आप ये खबर दे पूछ लूं मैं जी जुबैर फवाद चौधरी से, जस्ट टू एक्सप्लेन इट, पुट इट इन द पर्सपेक्टिव। जनरल कादिर बलोच जब एक दफा आ गए तो वो बिल्कुल पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करते हैं और वो कोई प्रोटेक्शन नहीं लेते किसी चीज का। मेरा सवाल आपसे ये है फवाद चौधरी से कि क्या जनरल आसिम बाजवा मेरे सामने या तलाल चौधरी के साथ आके बैठेंगे या किसी भी दूसरे पीपल्स पार्टी वालों के साथ जिस तरह से होते हैं? भाई ही इज गोइंग टू बी द गवर्नमेंट स्पोक्समैन। उनको सीमेंट में जो घपले हुए हैं या महंगाई के हवाले से या दूसरे इश्यूज पर वो बहस में हिस्सा लेंगे, क्रिटिसिज्म सहेंगे? ये दिस इज द की क्वेश्चन। और इज ही गोइंग टू बी अ स्पेशल प्लेयर? जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ सियासत में भी आ गए लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तो वो अपना प्रोटेक्शन वो लेते थे कि एक्स चीफ हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे जनरल कादर बलोच साहब जो थे, जब उस वक्त उधर थे मुशर्रफ साहब की तरफ, तो उस वक्त तो जो था वो नहीं थे लीगल, जो ही आपकी तरफ आ गए तो उस वक्त फौज में थे ना, अभी उनको कौन सा प्रोटेक्शन है? नहीं, प्रोटेक्शन कोई नहीं है, प्रोटेक्शन कोई किसी को भी नहीं होगी। जो भी आएंगे जनरल आसिम बाजवा, जो भी पोलिटिकल ओहदे के ऊपर आएगा वो फिर वो तो अपनी चॉइस से आया है, वो अपनी जाहिर है कि वो आया प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। और इसीलिए आप 3 दिन से जब से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है आप तो हलकान हुए जा रहे हैं उनके ऊपर तनकीद करने से। इससे ज्यादा आपने क्या, मतलब मुझे आप बताइए, आपने और क्या करना है? आप जो कर रहे हैं आप वही करेंगे, आप करते रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। क्या कुछ माजी की कुछ तल्ख हकीकतें, यादें तो नहीं वाबस्ता जो इधर ताजा ताजा हो गई हैं इस अपॉइंटमेंट के बाद? देखिए, एक तो ये है कि माजी की जो भी हकीकतें हों वो दैट शुड नॉट डिस्करेज और स्टॉप एनीवन फ्रॉम सीकिंग पॉलिटिकल ऑफिस। हम बिल्कुल हर एक की, जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा, बिल्कुल हर एक को राइट है। एक तो हमारा इशू जो एहसन इकबाल साहब ने पॉइंट आउट किया वो 2 साल का लीगल इशू है, वो मेरा ख्याल है अगर क्लैरिफाई हो जाएगा तो हमें क्या एतराज हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि हमारा तो पॉइंट रीइंफोर्स हो गया कि हमारे साथ कौन कौन पॉलिटिक्स में मुकाबला कर रहा था, हमारे लिए कितना मुश्किल था पॉलिटिकली मैनेज करना चीज़ों को। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो ठीक है, वो आए, हम उनको खुशामदीद कहेंगे, उनकी सलाहियतें भी होंगी। एक 3 स्टार जनरल जब बनता है तो वो बहुत तकड़ा होता है प्रोफेशनली एंड एवरीथिंग, बट दैट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम। दिस इज अब देखते हैं ज्यादा बड़ा इशू आपके सामने ये है कि क्या अब कोई वर्चुअल मीटिंग होगी पार्लियामान की या इजलास बुलाया जाएगा? बुलाना चाहिए भी है कि नहीं चाहिए? जब शहबाज शरीफ साहब खुद क्वारंटाइन के अंदर है, बाहर नहीं निकलते, तो क्या वो नैब में नहीं जा रहे तो पार्लियामान में आ जाएंगे क्या एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन? दैट्स वन ऑफ द बिगर क्वेश्चंस नाउ बिफोर आई गो टू द नैब ऑर्डिनेंस। मेरे से पूछ रही? आप ही से पूछूंगी ना, फवाद तो नहीं जवाब देंगे शहबाज शरीफ का? नहीं, इनको ज्यादा पता होता है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारी पार्टी में। देखिए, हमने जब हम एक पहले एज ए प्रिंसिपल हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को अगर बुला लिया जाए और वो उसमें वो अगर ये समझते हैं कि 342 नहीं आ सकते, 200 आ सकते हैं, जो भी है, लेकिन एक एफर्ट होनी चाहिए पार्लियामेंट को बुलाने की। पाकिस्तान इज फेसिंग परहैप्स द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ इट्स हिस्ट्री, और इसमें अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको अगर आप ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, जो तरीकेकार है, अब ये कहेंगे जी उनको बुलाया था, वो अलग से उस दिन शाम को फोन भी किया था, उनसे भी बात होगी थी, दैट इज नॉट द वे। एक पार्लियामेंट का एक जो तरीकेकार होता है। दूसरी बात यह है कि वी आर गोइंग इनटू द बजट सेशन आल्सो, और 1 महीने के बाद बजट तकरीबन आना है, तो ये तमाम चीजें जो हैं इसको डिस्कस होना चाहिए पार्लियामेंट में। सेनेट का तो ना बुलाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। सेनेट का तो आप 100 बंदों को आप नेशनल असेंबली के हॉल में भी बिठा सकते हैं, और जब बाकी सारे मिल रहे हैं, बाकी सब यही हुकूमत कह रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी अलाउ कर दिया, फलाने को भी अलाउ कर दिया, तो पार्लियामेंट क्यों नहीं मिल सकती? और जब आप बुलाएंगे तो शहबाज शरीफ इंशाल्लाह ताला जरूर जाएंगे। बैर साहब, कॉल ऑफ फेल में तजाद है, आपके भी हुकूमत वक्त के भी, वो भी चाहते हैं कि एक स्मार्ट लॉकडाउन हो तो फिर एक स्मार्ट सेशन भी हो जाना चाहिए। आप लोगों के भी जो मुकम्मल लॉकडाउन चाहते हैं, नैब तक जा नहीं सकती आपकी लीडरशिप, मगर पार्लियामान का जिक्र कर रही है कि जल्दी से इजलास बुला लिया जाए। सो कहीं ना कहीं ये फेयर तो नहीं है कि के साथ नैब ऑर्डिनेंस भी कर गया है, उसको भी
गुफ्तो शनीद से नहीं और कंसेंसस से नहीं, जो कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग फवाद साहब, पिछले 2 महीने पहले तक तो आप लोगों की मीटिंग्स हो रही थी, मगर अब ये डर है हिज़्ब इख्तिलाफ को कि नैब का ऑर्डिनेंस जो लैप्स हुआ है उसके ऊपर भी एक नया ऑर्डिनेंस लाया जाएगा उसको सही करने के लिए। ये बहरहाल एक ऑप्शन मौजूद है आप लोगों के पास, और अपडेट क्या है? नहीं, नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर तो देखें बिल्कुल ही पीएमएलएन ने, मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने क्यों इतना जो है वो एक जिद में ही पड़ गए। और बिल्कुल मीटिंग्स हो रही थी, कम से कम 3 मीटिंग्स में जो था वो तो मैं भी शामिल था। उसमें यह था कि पीपल्स पार्टी ने एक अमेंडमेंट्स का सेट पास कराया सेनेट से, और हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। हमने कहा कि इस ऑर्डिनेंस को और जो पीपल्स पार्टी की जो तरमीम है उनको साथ रख के तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पीएमएलएन ने कहा कि नहीं, हमें ये जो ऑर्डिनेंस है, जो पीपल्स पार्टी का जो अमेंडमेंट्स है उनमें भी एतराज है, हम अपनी अमेंडमेंट्स लेके आएंगे। और मैंने राना तनवीर साहब को और ख्वाजा आसिफ साहब को ये कहा कि ये मौका है, आप ये नैब के ऊपर मुतमईन नहीं है, पीपल्स पार्टी मुतमईन नहीं है, तो आप हम आगे बढ़ सकते हैं और एक ऐसा लॉ लेके आए जिसपे सबको एतमाद हो। और पीएमएलएन जो है वो पीपल्स पार्टी इंतजार कर रही है आज तक कि उनकी जो ड्राफ्ट है वो उनको मिले, और हम इंतजार कर रहे हैं कि अपोजिशन का ड्राफ्ट हमें मिले। वो उसमें जो है वो 2 महीने से जरा सी जो लल आया है ये पीएमएलएन की जानिब से आया है, ये 100% पीएमएलएन की तरफ से आया है, और कोई वजह भी मुझे समझ नहीं आई कि पीएमएलएन ने क्यों डिले किया और अब भी क्यों डिले कर रही। जी जुबैर साहब, अब मजीद डिले, ऊपर से इन्हें ऑर्डिनेंस ले आना है, फिर आप लोगों ने सबसे ज्यादा चिल्लाना है नैब के ऊपर, सबसे ज्यादा आप लोग कहते हैं पटाई भी हमारी हुई है, भुगता भी हमने ही है। पहले भी जब मौका मिला था आप लोगों ने दुरुस्तगी नहीं की, ना ही कानून चेंज किया, फिर मौका मिला है तो फवाद साहब कह रहे हैं कि सारा लाल आप लोगों की जानिब से है, तो चाह क्या रहे हैं एग्जैक्टली? पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑर्डिनेंस या लॉ एक होता है, कानून एक होता है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन दूसरी होती है। हमारे जमाने में भी यही नैब ऑर्डिनेंस था, और पीपल्स पार्टी के जमाने में भी यही नैब ऑर्डिनेंस था। इनफैक्ट मुशर्रफ के लास्ट 3-4 इयर्स में भी यही नैब ऑर्डिनेंस था। उस वक्त क्यों नहीं वो हरकतें होती थी जो पीटीआई के अगस्त 2018 में आने के बाद उसी नैब में हमारे जो थाने का कल्चर आप खराब सुन लें, थाने का कल्चर जो आप तो चाहते हैं कि कोई कुछ करे ना, सिंपल नहीं सर आपको आफ्टर 2 इयर्स आपको इस वक्त काफी शर्मिंदा बैठना चाहिए। जो आपने अटेम्प्ट की जितनी भी लोगों को गिरफ्तार करके, अभी 0 रिजल्ट है उसका, 0। सो आई डोंट थिंक सो यू शुड बी फीलिंग गुड अबाउट द होल एक्सरसाइज जो पिछले 2 साल में की गई है। ये नैब का इशू नहीं, देखें थाने का जो कानून है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कल्चर खराब है जिसकी वजह से उसमें कानून में थोड़ा लिखा हुआ है लोगों को घंटी लगाई जाती है। गंदम बुरान में जो मुलव्विस लोग हैं वो बच जाएंगे। ये दोनों अरबों के स्कैंडल जो हैं, इसके अंदर कोई मालम जब्बा बीआरटी तो बहरहाल रह ही गया है, मगर अब आप जानते हैं काबीना ने आज अप्रूवल दे दिया है फॉर 3 वीक्स की मजीद एक्सटेंशन। इज देयर अ प्रॉब्लम? हिज़्ब इख्तिलाफ इज काम अबाउट इट? अच्छा हो, खरी इन्वेस्टिगेशन हो? नहीं, इन्वेस्टिगेशन देखें वो उसको सारी चीजों को दबा देंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप फोरेंसिक हर वक्त करते रहते थे, पिछले 2 साल से ये फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। अभी जब ये चीनी का मसला हुआ है तो इसमें जो काबीना के जो भी कार्रवाई है, ईसीसी की जो कार्रवाई है, पंजाब हुकूमत की काबीना की जो कार्रवाई है, उसका फोरेंसिक क्यों नहीं होना चाहिए? इमरान खान को क्यों नहीं जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्यों अप्रूव किया था, ईसीसी में क्यों अप्रूव किया गया था 10 लाख टन चीनी? वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, जिस तरह तस्वीर के 2 रुख होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में रूनुमा होने वाले हर वाक़े के भी 2 रुख होते हैं। चीनी बुरान की रिपोर्ट आई, शुगर मिल्स के खिलाफ ऑडिट हुआ, मगर खुसरो बख्तियार, शहबाज शरीफ साहब, चौधरी मुनीर की उन शुगर मिल्स का ऑडिट करने का फैसला किया गया कि जो सब्सिडी लेने वाली मिल्स में शामिल ही नहीं थी या फिर जिनकी पैदावार ना होने के बराबर थी। हमने इसके ऊपर आपको खसूसी प्रोग्राम्स करके दिए पिछले 2 हफ्ते के अंदर कि किस तरह सिलेक्टेड ऑडिट हो रहा है। अब ये तस्वीर का दूसरा रुख था। वैसे तो हमारे मुल्क में कमीशन बनते नहीं, और अगर बन जाए अल्लाह अल्लाह करके तो रिपोर्ट बनने से पहले ही
खत्म हो जाते हैं, और अगर रिपोर्ट बन जाए तो वो सामने नहीं आती, और अगर सामने आ भी जाए तो इतनी धूल उड़ाई जाती है कि असल हकीकत कहीं गायब हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। इसी तरह मेरे सामने ये रिपोर्ट्स पड़ी हैं, ये डिटेल्स पड़ी हैं, इनमें अभी भी बहुत ज्यादा मवाद मौजूद है। अब सलीम शहजाद कत्ल कमीशन हो, गुमशुदा अफराद, धांधली कमीशन, हमूदुर्रहमान कमीशन, एबटाबाद कमीशन, मॉडल टाउन रिपोर्ट हो, या इसी तरह की बहुत सी कमीशन और रिपोर्ट्स होंगी जो कुछ अरसा तो खबरों की जीनत बनती हैं, मगर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई काम नहीं होता। इंप्लीमेंटेशन उनकी सिफारिशात की क्या हुई वो तो सिरे से एक और क्वेश्चन है, वो तो ऑफकोर्स हम उधर तक कभी पहुंचते ही नहीं हैं। सो गुज़िश्ता रोज ये खबर भी सामने आई कि एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफ़ा ने चीनी स्कैंडल तफ्तीश के दौरान फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें कोई मसले क्रिएट करे, फॉरेंसिक रिपोर्ट में तैयारी से मुतल्लिक मुल्ज़िमान को अहम मालूमात फराम की, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। सहाफ़ी इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अफसर ने खुद पर लगाए गए इल्जामात को कमीशन मेंबरान की नाराजगी से जोड़ा, और यह भी कहा कि कमीशन के क़याम का मकसद हक़ाइक़ और वजूहात को सामने लाना था, जिसकी खातिर उन्होंने DG FIA के चीफ ऑफ स्टाफ को मुख्तलिफ तारीखों पर खत भी लिखे ताकि FBR हो या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, इनसे अफगानिस्तान को बरामद की जाने वाली चीनी की तफसील सामने आ सके। अब यह तस्वीर का दूसरा रुख है, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी बहरान पर सामने आने वाली कमीशन की रिपोर्ट के नतीजे में जहांगीर तरीन को दोबारा साइडलाइन कर दिया गया है। बज़ाहिर ये तासुर देने की भी कोशिश की गई है कि सारा कसूर उन्हीं का था, मगर इसमें तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि पैनामा लीक्स के दौरान जफर हिजाजी पर इल्जाम आयद हुआ कि उन्होंने रिकॉर्ड में टैंपरिंग करने की कोशिश की। अब उन पे केस भी चला, ये सच था, ये इल्जाम था, मगर भारत ये साबित होता है हमारे सिस्टम के अंदर हमेशा कि दबाव डाला जाता है। इट्स अ वेरी रियल थिंग इन आवर सिस्टम। मैंने शुरू में अलायंस शुगर मिल का भी जिक्र किया था, पिछले 2 हफ्ते के शोज भी अगर आप निकालेंगे you'll see it, जिसमें तमाम बड़ी शख्सियात के नाम है शुगर मिल में, मगर इसका ऑडिट नहीं हो रहा। मतलब कि वो अनदेखा दबाव है कि जो अपना असर दिखाता है। अब दुनिया न्यूज में द न्यूज़ में, नॉट दुनिया न्यूज़ के अंदर जाहिद गशगोरी की एक और खबर छपी है जिसमें यह दावा किया गया कि DG FIA वाजिद ज़िया ने 4.5 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों को सामने लाने वाली टीम के जो सरबराह हैं डिप्टी डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा की सरजनिश की है और टीम की सरबराही से उनको हटा भी दिया है, मुअत्तल कर दिया है। उन पर यह इल्ज़ाम था कि वो अलायंस शुगर मिल्स के हवाले से तहकीकात करने में बड़ा सुस्ती दिखा रहे थे। अब ये सुस्ती क्यों दिखा रहे थे, किसके कहने पर दिखा रहे थे? अलायंस शुगर मिल के जो पीछे है उसी को बेनिफिट होगा इससे। ये नाम कौन है बड़े बड़े तगड़े तगड़े जिनका ऑडिट नहीं हो रहा है सिलेक्टिव ऑडिट में, अगेन वो हम आपको बता चुके हैं, फिर मंजर आम पर भी लाएंगे इस हवाले से। मगर अगेन मैं फवाद चौधरी साहब ये डिटेल के अंदर हमने रिपोर्ट के अंदर से हिस्से लगाए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मैंने दिखाई, वो भी दिखाया कि कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा था, किसने कितनी सब्सिडी अवेल की। फेक एक्सपोर्ट्स का भी एक मुअम्मा है, मगर उससे बढ़ के आपका ये भी है टैक्स ना दहिंदगी, टैक्स एवेजन कितने बड़े पैमाने पे अरबों खरबों रुपए की ये शुगर मिल्स कर चुकी हैं। इन्हीं चीजों के ऊपर डिटेल में जाने के लिए अपेरेंटली वाजिद ज़िया साहब ने मजीद टाइम मांगा है। ऑपोजिशन को इसके अंदर और मेरे जो कॉलीग्स हैं सहाफ़ी बरादरी, हम लोग कुछ ऐसी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन भी मंजर आम पर ला रहे हैं जिधर अनड्यू दबाव डाला जा रहा है। क्या उसको मंजर आम पे लाया जाएगा या ये भी बस इट्स अगेन इल बी जिस तरह काम चलता है पाकिस्तान में इसी तरह होगा? पहले देखिए जी ज़ुबैर, 2 साइड्स होती हैं, एक आप कमीशन की बात कर रहे हैं और उसकी लीगैलिटी की बात कर रहे हैं, और दूसरी उसकी पॉलिटिकल साइड है। अब पॉलिटिकल साइड पर हम जो सवाल रेज करते हैं, PTI की हुकूमत को उनका जवाब देना जरूरी है। अगर हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपने शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत किन बुनियादों पर दी थी, तो दे नीड टू आंसर दैट बेसिक क्वेश्चन। जब हम इनसे ये पूछते हैं कि जब वफाकी हुकूमत ने तय किया कि सब्सिडी नहीं देनी और पंजाब की हुकूमत ने दे दी और वजीर आजम साहब को पता चला, तो उसके बाद वजीर आजम साहब चुप करके क्यों बैठे? हम जब इनसे पूछते हैं कि जून 2019 में के सरकर्दा रहनुमा और जो ये बड़ी बड़ी शख्सियात जिसमें आपके मखदूम ब्रदरान हैं, खुसरो बख्तियार ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ दैट, जिसके अंदर चौधरी मुनीर समेत लोग हैं, ये जो दबाव डाल रहे हैं इसका क्या करें सर? महर, मैं सिर्फ एक कंप्लीट कर रहा था, जो जिस वजह से इशू हुआ वो इस वजह से हुआ कि जी कमी हो गई शुगर की मार्केट में, और जिसकी वजह से प्राइस एक फिनोमिनल एस्केलेट कर गई। अब हम ये पूछते हैं कि भाई ये इसका जवाब तो आप पॉलिटिकल जवाब तो देते ना। कमीशन बनेगा जी, कमीशन की रिपोर्ट आ गई हो जी, रिपोर्ट पर वाबा हो रही है कि जी बच्चा गया था स्कूल, फेल हो गया बुरे तरीके से 4थी दफा, लेकिन वो रिपोर्ट घर लेके आ गया। रिपोर्ट तो पहले ही वो नोटिस बोर्ड पर छप गई थी। तो बात ये है कि आप हमें पॉलिटिकली तो आंसर करें ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और बताएं कि जी हुआ क्या था।
देंगे। गो के मैंने शाहिद खान अब्बासी से बड़ा डिटेल्ड शो किया था इस पे जुबैर साहब। आपके दौर के अंदर भी जब एक्सपोर्ट्स हो रही थी ना, तो 70 तक चली गई थी चीनी। उसका जवाब किसी ने नहीं कभी आपसे मांगा, ना आपने कोई कमीशन बनाई, ना रिपोर्ट बनाई, लेट अलोन मेकिंग इट पब्लिक। ही डिड नॉट हैव एन आंसर फॉर दैट। बट अगेन यू हैव अ राइट टू रेज दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। फवाद साहब, ऑडिट के अंदर ये जो दबाव होता है, इसका क्या कीजिए? बट लेट्स कीप दोस सेपरेट। एक रिपोर्ट बनाई है, किया है, उसमें ऑलरेडी आपने बड़े डिटेल्ड 2 शोज जो हैं वो किए हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब के ऊपर जब आपने बात की थी, उसमें भी सारी बातें डिटेल में जो है वो आ गई थी। अब ये आखिरी एक फोरेंसिक की डिटेल है, उन्होंने 3 हफ्ते मांगे हैं। 3 हफ्ते बाद जो है वो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और वो भी सबके सामने जो आ जाएगी। इमरान खान का फ्रेंकली, इमरान खान का हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो जो भी मुझे नहीं पता होगा वो मुझे ना बीच में ऊपर बिल्कुल जो है वो हाथ नहीं रखते हैं, और मेरिट के ऊपर चलने वाले आदमी हैं। वही अपना असूल जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। कोई ऐसा प्रिंसिपल इमरान खान को ये तो नहीं पता ना पसे पर्दा कौन किस पे दबाव डाल रहा है और किस तरह डाल रहा है, और किस तरह तफ्तीशी अफसरान के ऊपर भी दबाव है कि सुस्ती का मुजाहरा करें, या फॉर इंस्टेंस रिलायंस शुगर मिल की ऑडिट सही तरह ना हो, उधर छापे ना पड़े, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कम हो जाए। ये क्या कीजिए, ये तो हकीकतें हैं ना। ये इमरान खान साहब के बड़े अवाम तक तो उनको नहीं मालूम पड़ता। पता होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चीजें सामने आती हैं, और जो चीजें सामने आती हैं उनके ऊपर एक्शन होता है। इस गवर्नमेंट में जितना एक्शन हुआ है वो तो किसी और गवर्नमेंट में एक्शन हुआ ही नहीं है। और ये जो जुबैर साहब की जो इंशाल्लाह जो उनका गिला है कि आपने प्रोसिक्यूशन सही नहीं किया है केसेस में, उसमें मैं एग्री करता हूँ उनसे, जुबैर साहब से। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इतने मजबूत केसेस जो हैं वो अपने इंजाम पे नहीं पहुंचे हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि नायब ने जिस तरीके से अपना फैलाव बढ़ा दिया और इतना कुछ किया, उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफी एक्चुअली डिफरेंट है। मैं कभी इस तरह से नहीं जाना चाहता कि आप हर आदमी के पीछे ही पड़ जाएं और कोई अल्टीमेटली कोई रिजल्ट ना निकले। लोग जो हैं उन्होंने आपको, हमें जो वोट दिए हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसिक्यूशन के लिए दिए हैं, और जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसिक्यूशन है उस पर हमें जाना चाहिए। ठीक है। सो जुबैर साहब, लास्ट वॉक फ्रॉम यू। नए नैब ऑर्डिनेंस की तैयारी बहरहाल हो रही है, चेयरमैन के इख्तियार जो है वो कमीशन को देने की तजवीज भी है। फवाद, आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और इसी दुआ के साथ कि आप घरों में रहेंगे और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे। ना निकलिए बाहर, खुदारा ना निकलिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए घरों से बाहर ना निकलिए, नो मैटर व्हाट द गवर्नमेंट सेज, इररिस्पेक्टिव। आप खुद एक बेदार और आगाह शहरी होने का मुजाहिरा कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।